नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की बेहतरीन और शानदार क्लास मैं लेकर आता हूं। तो उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक को लेकर, जो कि है प्रदूषण का जानवरों पर प्रभाव। यानी कि प्रदूषण के माध्यम से जानवरों के ऊपर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित ये क्लास होने वाली है, जिसमें कि टोटली आप लोगों को 70 प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये जो प्रश्न आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, ये जितने भी टी8 की एग्ज़ाम है, जैसे कि CT8, MP-TET सिलेक्शन एग्ज़ाम, HT8, PRT, UP-TET एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत जो प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। यानी कि विगत वर्षों में टी8 एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप लोगों को बने रहना है और क्लास को एंजॉय करना है, क्योंकि आप लोगों के सामने जो प्रश्न रखे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वायु प्रदूषण का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए भैया कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, ठीक, उस औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर औद्योगिक क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो धुआं वगैरह निकलता है, उस धुएं के माध्यम से जो प्रदूषण होता है, वो यदि देखोगे आप तो वो होता है वायु प्रदूषण। और उस वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या क्या आती है? जैसे सांस लेने में तकलीफ, फेफड़े की बीमारी, प्रजनन क्षमता में कमी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि वायु प्रदूषण के माध्यम से सांस लेने में भी तकलीफ होती है, फेफड़े की बीमारी होती है और प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। ऐसा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, हमारे मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जो कि पीतमपुर, जो कि एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें कहीं ना कहीं यही समस्या देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। कारखानों से निकलने वाला धुआं किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जो फैक्ट्री वगैरह है, उद्योग वगैरह है, इससे निकलने वाला जो धुआं है भाई, वो किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर आप बता ही देंगे। वैसे आप लोग जान ही चुके होंगे, इसका उत्तर क्या होगा, वायु प्रदूषण। अभी आप लोगों को मैंने बताया। तो जो फैक्ट्री वगैरह है, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, वो कौन से प्रदूषण के अंतर्गत आता है, वायु प्रदूषण के अंतर्गत। ठीक, पीतमपुर की यदि हम बात करें तो इसे कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है भाई, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो पीतमपुर है, इस पीतमपुर को बोला जाता है भारत का डेट्राइट क्षेत्र। क्या बोला जाता है? भारत का सूखा बंदरगाह। यदि आप लोगों से कभी पूछे कि भारत का सूखा बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो भारत का सूखा बंदरगाह जो है भैया, वो पीतमपुर को कहा जाता है बंदरगाह। क्योंकि यहाँ पर कई किलोमीटर क्षेत्र में आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट्री यानी कि कारखाने देखने को मिलेंगे। अब ये तो बात हुई वायु प्रदूषण की। जल प्रदूषण किससे होता है? जो कारखानों से निकला हुआ जल होता है, उस जल के माध्यम से जो प्रदूषण होता है वो जल प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो डीजे साउंड वगैरह जो चलते हैं, जो ज़्यादा तेज या तीव्रता की गति से चलते हैं, ऊंची आवाज में चलते हैं, उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन किसके कारण होती है, ये आप लोगों को बताना है। वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो अम्ल वर्षा जो होती है भाई, वो ध्यान रखना, अम्ल वर्षा का जो कारण है वो है वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। और मुख्य रूप से अम्ल वर्षा की यदि हम बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके लिए जो जिम्मेदार गैसें होती है वो है एक तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है, और कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसी गैस है जो कहीं ना कहीं किसका कारण बनती है? अम्ल वर्षा का कारण बनती है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो अम्लीय वर्षा होती है, उस अम्ल वर्षा के कारण किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मछलियों की मृत्यु होती है, जल का पीएच स्तर बिगड़ता है, जलीय पौधे नष्ट हो जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि यदि अम्लीय वर्षा होती है तो इससे मछली की भी मृत्यु होती है, जल का पीएच स्तर बिगड़ता है, और जल में पाए जाने वाले पौधे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा से आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जो ताजमहल है, इस ताजमहल का रंग जो है वो फीका पड़ने लगता है। वो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा की वजह से यह इसका रंग उड़ने लगता है। ये आप लोगों को पता है। ताजमहल जो कि कहाँ पर बसा हुआ है, कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में है। ठीक, और आगरा में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या कौन सी नदी के किनारे बना है? तो यमुना नदी के किनारे। किसने बनवाया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, और किससे बना है? तो ये सफेद संगमरमर से बना है।
सफेद संगमरमर से बना है, तो ये कभी कभी परिवर्तित होने लगता है, किसकी वजह से? ये अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन से जानवर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से जानवर होते हैं? समुद्री कछुए, डॉल्फिन, समुद्री पक्षी, उपयुक्त सभी। तो सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण की यदि हम बात करें तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो जानवर है उनमें यदि देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्री कछुए, समुद्री पक्षी, डॉल्फिन ये सब समुद्र के किनारे रहते हैं और समुद्र में कहीं ना कहीं प्लास्टिक के होने की वजह से प्रदूषण होता है। और सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण जो फैलाता है वो कौन सा देश फैलाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाला जो देश है बच्चों वो है चीन है। ठीक, समुद्री कछुओं की मृत्यु का मुख्य कारण जो है आप लोगों को बता दूं मैं, ये जो समुद्री कछुए हैं जो समुद्र के किनारे तलहट पर रहते हैं, इनके मरने का, इनके मृत्यु होने का मुख्य कारण है प्लास्टिक बैग खाना। क्या खाना? इनके मृत्यु का कारण होता है भाई प्लास्टिक बैग खाना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आती ही है। प्लास्टिक बैग खाना आपसे कभी पूछा जाए कि समुद्री कछुए जो होते हैं इनकी मृत्यु का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग खाना इनका मुख्य कारण है। ठीक, या फिर कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो जो कोई माइक्रो प्लास्टिक के जो स्रोत होते हैं वो इनके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो कि एक तरीके से प्रदूषण को फैलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टिक खाने से समुद्री जानवरों की मृत्यु क्यों होती है? ये जो प्लास्टिक वगैरह होता है इसको कोई जानवर खा लेता है तो उसकी मृत्यु क्यों होती है? पाचन तंत्र अवरुद्ध होना, विषाक्त पदार्थों का संचय होना, भूखमरी या उपरोक्त सभी। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लास्टिक को यदि खाया जाएगा तो वो पचेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा। दूसरी बात, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों की क्रिया होने लगेगी, इसलिए विषाक्त पदार्थों का संचय होगा। और तीसरी ये बात यदि देखा जाए तो भूखमरी पैदा होती है, इसलिए वो प्लास्टिक बैग को खाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। जल प्रदूषण के कारण मछलियों में कौन सी बीमारी हो सकती है? जो जल प्रदूषण है, इस जल प्रदूषण के द्वारा जो मछली होती है इनमें कौन सी बीमारी हो सकती है? गलफड़ों का संक्रमण, लीवर खराब होना, ट्यूमर या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जल प्रदूषण के कारण जो मछलियां होती है इनमें कौन सी बीमारी हो सकती है? तो गलफड़ों का संक्रमण हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है। ठीक, जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या होता है? तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। जल में किसकी कमी? जल में ऑक्सीजन की कमी। जल में ऑक्सीजन की कमी, ये अच्छा प्रश्न आ सकता है। जल में ऑक्सीजन की कमी किसके कारण होती है? तो जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण जो होता है वो जैविक अपशिष्ट बढ़ना। क्या बढ़ना? जैविक अपशिष्ट बढ़ना इसका मुख्य कारण है। जैविक अपशिष्ट बढ़ना। अब ये जैविक अपशिष्ट बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यदि आप लोग देखोगे तो मुख्य रूप से जल में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जैविक अपशिष्ट बढ़ना मतलब कि कहीं ना कहीं बी और डी का बढ़ना। ठीक, चलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कौन से जानवर प्रभावित होते हैं? यानी कि जो कीटनाशक हैं इनके अत्यधिक उपयोग से कौन से जानवर प्रभावित होते हैं? मधुमक्खियां, पक्षी, मछलियां, उपयुक्त सभी। तो कीटनाशकों के उपयोग से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होने वाले जानवर होते हैं वो मधुमक्खियां होती है, पक्षी होती है, मछलियां होती है। क्यों है भैया? क्योंकि मधुमक्खियां इसलिए क्योंकि जैसे हम कीटनाशक जो हमारे पुष्प वगैरह हैं उनके ऊपर कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मधुमक्खियां हैं वो उसके पास आती है और उनका रस चूसती है तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ऐसे ही पक्षी यदि किसी पुष्प के पास आते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं वो कीटनाशक है उनकी बॉडी के अंदर जाता है, और जब बारिश होती है तो वही कीटनाशक पानी के माध्यम से समुद्र में जाता है, इसलिए इनको भी परेशानी यानी कि मछलियों को भी दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पर तीनों के तीनों जानवर इससे प्रभावित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डीडीटी जैसे कीटनाशकों का खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? डीडीटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक ऐसा अजैव, कैसा ये अजैव पदार्थ है जो कहीं ना कहीं आसानी से टूटता नहीं है। ठीक, ये कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो जैव आवर्धन होता है, जीवों में विषाक्त का बढ़ना, प्रजनन क्षमता कम होना, उपयुक्त सभी। तो डीडीटी जैसे कीटनाशकों का खाद्य श्रृंखला पर जो प्रभाव पड़ता है वो है आपके सामने जैव आवर्धन, जीवों में विषाक्तता बढ़ना और प्रजनन क्षमता का कम होना। ये सारी की सारी चीजें बढ़ती है किसकी वजह से? डीडीटी की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है,
ध्वनि प्रदूषण का समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण का समुद्री जीवों पर प्रभाव जो पड़ता है, व्हेल और डॉल्फिन का रास्ता भटकना, संचार में बाधा, तनाव बढ़ना, उपयुक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो समुद्री जीव होते हैं उनमें जो प्रभाव पड़ता है भाई, वो ध्यान रखिएगा, वो होता है क्या? उपयुक्त सभी। यानी कि व्हेल और डॉल्फिन का रास्ता भटकता है, संचार में बाधा आती है और तनाव भी क्या होता है, इससे बढ़ने लगता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल का समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वाहन वगैरह चलते हैं, उसकी वजह से कुछ तेल जो है वो समुद्र में चला जाता है, तो इसका मुख्य कारण वहां पर पाए जाने वाले जीवों पर क्या पड़ता है? पंखों या फर का चिपकना, विषाक्तता पैदा होना, ऑक्सीजन की कमी या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तेल रिसाव के कारण जो समुद्री जीव होते हैं उनके फर चिपकने लगते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और विषाक्तता पैदा होती है। चलिए, प्रकाश प्रदूषण का निशाचर जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्रकाश यानी कि लाइट पोल्यूशन होता है, निशाचर मतलब कि जो रात में जो जानवर कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते हैं शिकार के लिए, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? शिकार करने में दिक्कत आती है, प्रजनन प्रभावित होता है, दिशा भ्रम होना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते हैं, तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, तो बस आप लोगों को एक भी प्रश्न इस टॉपिक के गलत नहीं करने हैं। तो मृदा प्रदूषण का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषाक्त पदार्थों का सेवन, पौधों के माध्यम से जहर फैलना, पशुओं में बीमारियां उत्पन्न होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, पारा यानी कि मरकरी प्रदूषण का मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो मरकरी है या पारा है, ये क्या है? यानी कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? पारा एक धातु है जो कि कहने का द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रदूषण का मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है, मानवों के लिए हानिकारक, जैव आवर्धन या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14 का डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, वन्य जीवों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला प्रदूषण कौन सा है? यानी कि वन में रहने वाले जो जीव होते हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सा है, या कौन से प्रदूषण से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक प्रदूषण। यानी कि वन में रहने वाले जीवों के ऊपर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभाव पड़ता है या डालता है तो वो कौन सा प्रदूषण हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा रासायनिक प्रदूषण। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे आपने देखा होगा वैश्विक तापमान बढ़ता है, तो उस वैश्विक तापमान के बढ़ने से जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आवास नष्ट होना, प्रजनन चक्र का बिगड़ना, प्रवासी पक्षियों का समय बदलना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जानवरों के ऊपर उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, प्रजनन चक्र बिगड़ जाता है और प्रवासी पक्षियों का समय भी बदलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत के क्षरण का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ओजोन परत है इसको रोकने का, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, इसकी वजह से जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा का कैंसर होता है, आंखों की समस्या होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है 18, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना चाहिए, कपड़े या कागज के थैले का उपयोग करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो हर एक बात सही लिखी है कि जो प्लास्टिक है उसका पुनर्चक्रण होना चाहिए, या फिर उसकी जगह पर कागज या कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए जो नष्ट हो सके, या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें का डी, एकदम सही जवाब है। 19वां, जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो जल प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए? अपशिष्ट जल का उपचार करना चाहिए, नदियों में कचरा ना फेंकें या जैविक खेती को बढ़ावा, उपयुक्त सभी। तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों यदि आप देखेंगे तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अपशिष्ट जल का उपचार करना चाहिए, मतलब कि एक जल को जो है एक सेप्टिक टैंक को बनाकर उसमें जल को संचित करके रखना चाहिए, नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय है? जो वायु प्रदूषण है,
जो एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र से जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, उद्योगों में फिल्टर लगाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो देखो, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहली प्राथमिकता होती है वृक्षारोपण, बिल्कुल सही है। उद्योगों में फिल्टर लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी जैसी गैसें रिलीज ना हो। और तीसरी चीज़, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, ठीक, क्योंकि सार्वजनिक वाहन का हम उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा, इसलिए इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 21वां। रेडियोधर्मी प्रदूषण का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आनुवांशिक परिवर्तन होता है, कैंसर की समस्या होती है, प्रजनन क्षमता में कमी होती है, या उपयुक्त सभी। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से जानवरों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसमें कैंसर के लक्षण देखने को मिलते हैं, प्रजनन क्षमता में कमी होती है और आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है भाई। तो ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाती है, अंडे देने में कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने दे रखा है, अंडे क्षमता कम हो जाती है, उड़ने में कठिनाई होती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषण में क्या योगदान है? आप लोगों को बताना है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसका वायु प्रदूषण में क्या योगदान है? अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, धुंध का निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषण में क्या योगदान है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषण में जो योगदान है वो है उपरोक्त सभी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कीटनाशकों के कारण मधुमक्खियों की आबादी क्यों घट रही है? आप लोगों को बताना है भाई कि जो कीटनाशक है इनकी वजह से मधुमक्खियों की आबादी क्यों घट रही है। न्यूरोटॉक्सिस प्रभाव, रानी मक्खी की उत्पादकता कम होना, छत्ते का विनाश होना, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। न्यूरोटॉक्सिक का प्रभाव बढ़ता है, रानी मक्खी की उत्पादकता कम हो जाती है, और छत्ते का विनाश होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 25। प्लास्टिक प्रदूषण से सबसे अधिक खतरा किस समुद्री जीव को है? जो प्लास्टिक प्रदूषण है इससे सबसे ज्यादा खतरा किस जानवर को है, ये आपको बताना है। तो व्हेल को है, समुद्री कछुए को है, शार्क को है, सील को है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बी, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव यदि है या सबसे ज्यादा खतरा यदि किसी को है तो वह है समुद्री कछुए को। चलिए अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण गंगा डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो जल प्रदूषण के कारण गंगा डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? औद्योगिक कचरा, मछली पकड़ने के जाल, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो जल प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 27। वायु प्रदूषण से पक्षियों के अंडों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु प्रदूषण की वजह से खोल पतली हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण की वजह से यदि आप देखोगे एक एक करके तो यहां पर आपके सामने उनकी खोल पतली हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, और कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तेल रिसाव से पक्षियों के पंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तेल रिसाव की वजह से जो पक्षी होते हैं इनके पंख पर क्या, इनके पंख चिपक जाते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रण खराब होता है, तैरने की क्षमता कम हो जाती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम सही जवाब है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कौन सा समुद्री पक्षी सबसे अधिक प्रभावित होता है? जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कौन सा समुद्री पक्षी है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? भाई इससे पहले समुद्री जीव की बात करी थी जिसमें कहीं ना कहीं समुद्री कछुआ सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, पक्षी की बात हो रही है तो अल्बाट्रोस, पेंगुइन, गल, पेलिकन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा अल्बाट्रोस, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30।
वन्य जीवों पर प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तो वन में रहने वाले जीवों पर प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? आहार श्रृंखला में प्रवेश, आवासों का नष्ट होना, जहरीले रसायनों का उत्सर्जन या जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि आहार श्रृंखला में प्रवेश। क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला में प्रवेश, जो कि एकदम सही और सटीक जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। ध्वनि प्रदूषण का हथियारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ध्वनि प्रदूषण है इसकी वजह से हाथियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? संचार में बाधा आती है, प्रवास मार्ग उनको बदलना पड़ता है, वो आक्रामक व्यवहार अपना लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो हाथियों के ऊपर ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। संचार में बाधा आती है, प्रवास मार्ग बदल लेते हैं और कहीं ना कहीं वो आक्रामक व्यवहार को भी अपनाने लगते हैं। चलिए, प्रदूषण के कारण कोरल रीफ्स के नष्ट होने से कौन से जीव प्रभावित होते हैं? जो प्रदूषण होता है उसके कारण जो कोरल रीफ्स, अब कोरल रीफ्स क्या है? तो एक तरीके से मूंगा चट्टान के द्वारा जो दीवार बनती है, कौन सी चट्टान बच्चों? जो मूंगा चट्टान है, उस मूंगा चट्टान के द्वारा जो एक दीवार बनती है या एक जो भित्ति बनती है उसे कोरल रीफ्स कहते हैं। और सबसे बड़ी कोरल रीफ्स यदि आप देखोगे तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो बच्चों ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको ध्यान रखना। अंडर वाटर गार्डन भी बोलते हैं इसे। ठीक, तो कोरल रीफ्स के नष्ट होने से कौन से जीव प्रभावित होते हैं? मछलियां, स्टारफिश, समुद्री कछुए या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मधुमक्खियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? परागण क्षमता कम होना, गंध की पहचान करने की क्षमता प्रभावित होना, छत्ते का विनाश होना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है, पूछने का तरीका अलग है। तो बस आप लोगों को भी इनके हर एक के आंसर बताने हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33वें का डी। बिल्कुल नहीं भैया, क्या यहाँ पर सभी आपके सामने इनके आंसर डी आ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि यहाँ पे डी आएगा। ठीक, तो वायु प्रदूषण का मधुमक्खियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु प्रदूषण का मधुमक्खियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है गंध की पहचान करने की क्षमता प्रभावित होना। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जलवायु परिवर्तन का ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो जलवायु परिवर्तित होती है, जो ध्रुवीय भालू यानी कि जो ध्रुव पर रहने वाला भालू है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आवास का नुकसान होता है, भोजन की कमी होती है या फिर प्रजनन दर में कमी होती है? तो यहाँ पर आवास में भी नुकसान, भोजन की कमी में भी और प्रजनन दर में भी कमी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? प्लास्टिक बैन, रिसाइकलिंग, जागरूकता अभियान, उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। नदियों में बहने वाले कीटनाशकों का मगरमच्छों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नदियों में बहने वाले कीटनाशक होते हैं उनका मगरमच्छों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अंडों का खोल पतला होना, प्रजनन दर में कमी होती है, हार्मोनल असंतुलन होता है या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला है, वायु प्रदूषण के कारण चमगादड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो वायु प्रदूषण है भाई उसके द्वारा चमगादड़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सोनार क्षमता का प्रभावित होना, आवास की कमी होना, भोजन की कमी होना, उपरोक्त सभी? तो वायु प्रदूषण के कारण जो चमगादड़ है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है मुख्य रूप से सोनार क्षमता प्रभावित होना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। प्लास्टिक खाने के बाद समुद्री जीवों की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो प्लास्टिक खाने के बाद समुद्र में रहने वाले जीवों के अंदर पोषण की कमी हो जाती है, आंतों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है या विषाक्त पदार्थों का संचय हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जंगलों में आग लगने से कौन से जानवर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? जब जंगल में आग लगती है, ठीक, जिसे दावानल भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जानवर कौन हैं? हाथी, बाघ, पक्षी या उपरोक्त सभी? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण किस जानवर की प्रजाति सबसे अधिक खतरे में है? कि प्रदूषण के कारण कौन सा जानवर है जिसकी प्रजाति सबसे ज्यादा खतरे में है? गंगा डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या उपरोक्त सभी?
तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा क्या है? माइक्रोप्लास्टिक का भोजन श्रृंखला में प्रवेश, जल प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरता कम होना या वायु प्रदूषण? तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक प्रदूषण का जो सबसे बड़ा खतरा होता है भाई, वो होता है आप लोगों के सामने क्या, माइक्रोप्लास्टिक का भोजन श्रृंखला में प्रवेश करना। ये एकदम इसका सही और सटीक जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। वायु प्रदूषण के कारण शहरी क्षेत्रों में कौन से पक्षी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण जो शहर वाला इलाका है इसमें कौन से पक्षी प्रभावित होते हैं? गौरैया, कबूतर, कौवा, उपयुक्त सभी? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो जलवायु परिवर्तित होती है उसके कारण जो प्रवासी पक्षी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवास का समय बदलना, प्रजनन स्थलों की कमी, भोजन की उपलब्धता में कमी या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण समुद्री कछुओं की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक खतरे में है? प्लास्टिक प्रदूषण के कारण समुद्री में जीव जो हैं उनमें कछुआ जो है उनकी कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा खतरे में है? लेदरबेक, हॉक्सबिल, ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, यानी कि हॉक्सबिल सबसे ज्यादा खतरे में है। चलिए अगला है, वायु प्रदूषण के कारण शहरों में कुत्तों और बिल्लियों में क्या समस्या बढ़ रही है? तो उनके अंदर सांसों की बीमारियां हो रही है, त्वचा रोग हो रहा है, आंखों में जलन पड़ रही है या उपयुक्त सभी? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 45 का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पक्षियों के अंडों के खोल को पतला करने के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो पक्षी के जो अंडे होते हैं उनके खोल को पतला कर देता है? डीडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड? 46 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीडीटी। चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोप्लास्टिक का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं उनके द्वारा जीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन तंत्र में रुकावट होती है, विषाक्त पदार्थों का संचय होता है, प्रजनन क्षमता में कमी या उपयुक्त सभी? तो माइक्रोप्लास्टिक की वजह से ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जो आप लोगों के सामने दे रखे हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। वायु प्रदूषण के कारण मधुमक्खियों की गंध पहचानने की क्षमता प्रभावित होने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? परागण में कमी, छत्ते का पता लगाने में कठिनाई, भोजन की तलाश में परेशानी या उपयुक्त सभी? तो मधुमक्खियों की गंध पहचानने की क्षमता प्रभावित होने से जो समस्या उत्पन्न होती है भाई, वो ये सारी समस्या होती है। परागण में भी कमी होती है, छत्ते का पता लगाने में भी कठिनाई होती है और भोजन की तलाश में परेशानी भी होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ध्वनि प्रदूषण में सबसे अधिक प्रभावित होता है? यानी कि ध्वनि प्रदूषण में सबसे अधिक प्रभावित कौन है? चमगादड़, हाथी, व्हेल, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए औद्योगिक अपशिष्ट में पाए जाने वाला कौन सा तत्व मछलियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है? यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है, यानी कि जो उद्योगों से निकला हुआ पदार्थ है, उसमें पाया जाने वाला कौन सा तत्व है जो मछलियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है? पारा, सीसा, कैडमियम या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रकाश प्रदूषण का कौन सा प्रभाव समुद्री कक्षुओं पर प्रभाव डालता है? बच्चों का रास्ता भटकना, प्रजनन व्यवहार में बाधा, भोजन की तलाश में कठिनाई या उपयुक्त सभी? तो यहां पर 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रकाश प्रदूषण की वजह से जो प्रभावित होता है या समुद्री कछुओं पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है कि उनके बच्चों का रास्ता भटक जाते हैं, प्रजनन व्यवहार में बाधा आती है और भोजन की तलाश में भी कठिनाई आती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जैव आवर्धन की प्रक्रिया में सबसे अधिक भाग लेता है? डीडीटी, पारा, सीसा, ए और बी?
तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 53। वायु प्रदूषण के कारण कौन से पक्षी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? यानी कि वायु प्रदूषण के कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले पक्षी हैं वो कौन से हैं? गिद्ध, चील, बाज या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 54। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जीवों के लिए मूक हत्यारा कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा कारक है जो मूक हत्यारा कहलाता है? प्लास्टिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तेल रिसाव, जल तापमान में वृद्धि। मतलब उससे कोई साउंड नहीं, एकदम साइलेंट तरीके से वो जीवों की हत्या करने के लिए प्रमुख माना जाता है, ऐसा कौन सा प्रदूषण है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का ए है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसकी वजह से जल में रहने वाले जीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक वही है भाई आप लोगों के सामने कि प्रदूषण के द्वारा जीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वही प्रश्न आप लोगों के लिए लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार छपते हैं। जल का पीएच स्तर कम होना, ऑक्सीजन की कमी, विषाक्त सेल का विकास या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए जैव संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए एक जैव संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? लाइकेन है, मेंढक है, केचुआ है, मधुमक्खी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइकेन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण जो ऑक्सीजन की कमी होती है इससे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मछलियों का मरना, जलीय पौधों का नष्ट होना, जल में हानिकारक बैक्टीरिया का विकास होना या उपरोक्त सभी? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? मतलब ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशक, भारी धातुएं, कार्बन मोनोऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है 59। वायु प्रदूषण के कारण कौन से जानवरों में फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही है? वायु प्रदूषण के कारण जो ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके अंदर फेफड़ों की समस्या बढ़ रही है? शहरी क्षेत्रों के पक्षी, कुत्ते, बिल्लियां, उपयुक्त सभी? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक समुद्री जीवों के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है? यानी कि ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो समुद्र में रहने वाले जीवों के अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको बिगाड़ता है या हार्मोनल संतुलन जो है उसको बिगाड़ता है? एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, भारी धातुएं, प्लास्टिक, एडिटिक्स या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों जो चीजें दे रखी है वो बिल्कुल एकदम सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण समुद्री स्तनधारियों में क्या समस्या उत्पन्न होती है? स्तनधारियां जिनके कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है या शरीर के ऊपर बाल होते हैं वो सारे के सारे जीव स्तनधारी कहलाते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? संचार में बाधा, शिकार करने में कठिनाई, प्रजनन व्यवहार में बदलाव या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की 62 की। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक पक्षियों के प्रवास मार्ग को प्रभावित करता है? यानी जो पक्षी हैं उनके प्रवास मार्ग को प्रभावित करने वाला पक्षी कौन सा है या कौन सा प्रदूषण है? प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए, नाइट्रेट प्रदूषण का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नाइट्रेट प्रदूषण होता है उसकी वजह से शैवाल का अत्यधिक विकास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, मछलियों की मृत्यु होती है या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए
अगला प्रश्न है भाई 64। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पक्षियों के अंडों के खोल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा कहीं ना कहीं आपके सामने प्रदूषक है जो अंडे के खोल को प्रभावित करता है? ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक, भारी धातुएं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 65। वायु प्रदूषण के कारण कौन से जानवरों में आंखों की समस्या बढ़ रही है? यानी कि वायु प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आंखों की समस्या किसमें बढ़ रही है? शहरी क्षेत्रों के पक्षी, बंदर, कुत्ते, उपरोक्त सभी। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक समुद्री कछुओं के लिए सबसे घातक है? प्लास्टिक बैग, माइक्रोप्लास्टिक, फिशिंग नेट या उपरोक्त सभी। तो भैया ये जब सारी की सारी कहीं ना कहीं प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है 67। नाइट्रोजन ऑक्साइड का पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका पक्षियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन संबंधी समस्याएं होती है, प्रजनन क्षमता में कमी होती है, अंडों का विकास प्रभावित होता है या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पक्षियों के लीवर को नुकसान पहुंचाता है? मतलब ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो पक्षियों के लीवर को नुकसान पहुंचाता है? भारी धातुएं, डाइऑक्सिन, कीटनाशक या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण कौन से जानवरों में त्वचा रोग बढ़ रहे हैं? कुत्ते, बिल्ली, गाय, उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण के कारण यदि देखा जाए तो कुत्ते, बिल्ली, गाय इन सभी जानवरों में त्वचा संबंधी रोग बढ़ रहा है। ठीक प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को बताया था कि मैंने इस क्लास के अंदर टोटल 70 प्रश्न रखे हैं, तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है जो कि प्रदूषण के टॉपिक से ही लिया गया है और प्रदूषण से जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वही सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक समुद्री जीवों के प्रजनन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? एंडोक्राइन डिसरप्टर, भारी धातुएं, प्लास्टिक, एडिटिक्स, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इस क्लास से आप लोगों के सामने टोटल 70 क्वेश्चन को रखा गया था जिनको आप लोगों को कवर करवाया है। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।